एक क्रांति के बाद एनेट की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वह लोगों की नफरत का निशाना बन जाती है। उसकी शादी हाइनर से होती है, लेकिन उनके बीच सिर्फ दूरी, दर्द और खामोश नफरत रह जाती है। सत्ता और राजनीति के खेल में एनेट अपनी पहचान और जगह खो देती है। वह इस रिश्ते से निकलने के लिए तलाक चाहती है, लेकिन हाइनर उसे भी ठुकरा देता है। आखिर में यह कहानी एक ऐसी औरत की बन जाती है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह अंदर से पूरी तरह अकेली और टूटी हुई है। पडानिया की राजशाही के जो बचे खुचे निशान थे, क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? एनेट ने बस एक ठंडी बेजान सी नजर से न्यूज़पेपर का टाइटल पढ़ा और बिना ज्यादा सोचे उसे साइड में रख दिया। रोज रोज वही बात, वही बहस, उन लोगों के बारे में जो कभी पावर में थे और अब उनका हिसाब हो रहा था। ज्यादातर नोबल्स की प्रॉपर्टी जब्त हो चुकी थी और इस सब के पीछे था एक ही नाम, हाइनर वोल्डेमार। उसने राजशाही के हर छुपाए हुए राज, हर इकोनॉमिक और मिलिट्री इनजस्टिस को सबके सामने लाकर रख दिया था, जैसे किसी ने सच को जोर से झंझोड़ा हो। लेकिन फिर भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। शहर के लोग अभी भी पनिशमेंट, अटोनमेंट और जस्टिस की बात कर रहे थे, क्योंकि कई बड़े लोग, कई ऑफिसर्स सब कुछ छोड़कर दूसरे देशों में भाग चुके थे। और इस सब के बीच एनेट, कमांडर इन चीफ की वाइफ होने का मतलब सिर्फ एक स्टेटस नहीं था, बल्कि एक बोझ था। टेबल पर पड़ी वो ढेर सारी चिट्ठियां, नफरत, धमकी, इल्जाम, सब कुछ भरा हुआ था उनमें। एनेट उन्हें बस चुपचाप देख रही थी। फिर उसने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। इट वॉज डिस्गस्टिंग, इतना कि जैसे उसका मन ही भर आया हो। उसे लग रहा था जैसे वो कभी भी बीमार पड़ सकती है। एक घूंट ठंडा पानी पीने के बाद वो अचानक से खड़ी हो गई और कमरे से बाहर निकल गई। अंदर की हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसे बस थोड़ी खुली हवा चाहिए थी, थोड़ी तन्हाई। 30 कदम चलती हुई वो मैंशन के अंदर से गुजरी, लेकिन हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था जैसे नौकरों की नजरें उसके ऊपर टिकी हुई हैं, जैसे हर नजर एक सवाल हो या एक फैसला। ये अजीब था, पर सच भी। लोग उसके बारे में बातें करते थे, बहुत ज्यादा। जब वो फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर से गुजर रही थी, तभी उसका सामना उस इंसान से हुआ जिसे वो बिल्कुल देखना नहीं चाहती थी। मैडम वोल्डेमार, मेजर यूजिन मार्कोव, हाइनर का वफादार आदमी और एनेट से नफरत करने वालों में से एक। काफी टाइम हो गया, आप ठीक हैं? शांति में हैं? उसने मुस्कुराकर पूछा। एक आम सा सवाल जिसका आम सा जवाब होता है, आई एम एट पीस। लेकिन उसकी आवाज के नीचे कुछ और ही छुपा था, जैसे वो कह रहा हो, तुम्हें शांति मिलनी ही नहीं चाहिए। एज यूजुअल, एनेट ने हल्का सा अपनी इज्जत को संभालते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज सीधी थी, लेकिन अंदर सब कुछ हिल चुका था। वो बिना रुके आगे बढ़ गई, धीरे से बस एक लफ्ज छोड़ते हुए, बाय। वो और बात नहीं करना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं। पीछे से यूजिन की आवाज आई, कांग्रेसमैन गुंथर ने आपके लिए शादी का प्रपोजल भेजा है। और बस उस एक लाइन ने सब कुछ एक पल के लिए रोक दिया। उसके पीछे से आई वो आवाज जैसे उसके कदमों को रोक रही हो। यूजीन के लफ्ज कुछ अलग थे, अजीब, जैसे किसी ने सीधा वार किया हो। एनेट ने धीरे से अपना सर मोड़ा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कांग्रेचुलेशंस। मुझे नहीं, कमांडर इन चीफ को, उसने तुरंत जवाब दिया। एनेट के होंठों पर जो मुस्कान थी वो धीरे से सख्त पड़ गई। उनकी होने वाली दुल्हन है एनेली एंगल्स, मिलिशिया में थी और अब कमांडर के साथ ऑपरेशंस में काम करती हैं। उसकी आवाज बिल्कुल सीधी थी, जैसे कोई फैक्ट सुना रहा हो। लेकिन एनेट जानती थी, यूजीन हमेशा इसी तरह बात करता है, सीधा लेकिन चुभने वाला। उसने अपने हाथ से अपनी स्लीव को हल्का सा कस लिया, जैसे खुद को संभाल रही हो। रिपब्लिकन गुंथर एंगल्स, एक ऐसा नाम जो इस नए दौर का हीरो था। उसने इलीगल ट्रेड यूनियंस को तोड़कर रेवोल्यूशन की जीत में बड़ा रोल निभाया था और प्रोविजनल गवर्नमेंट के बनने में भी उसका योगदान था। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ जीत की नहीं थी। डेमोन्स्ट्रेशंस के दौरान उसकी वाइफ और बेटा गोली से मार दिए गए थे और उसकी बेटी एनेली एंगल्स अब मिलिशिया का हिस्सा थी, लड़ रही थी। लोग उससे प्यार करते थे, रिस्पेक्ट देते थे और शायद इसीलिए वो हर तरीके से एनेट से अलग थी। तो एनेट ने सीधा पूछा, वैसे मैडम, यूजीन की मुस्कान तीखी हो गई, आप अब भी उस फ्लावर गार्डन में रहती हैं? फ्लावर गार्डन, एक ऐसा लफ्ज जो लोग उसे चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते थे, जैसे वो कोई महफूज नाजुक फूल हो जिसका असल दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं। और जैसे ही उसने ये सुना, एनेट के अंदर सब कुछ एकदम शांत हो गया। डर नहीं, गुस्सा नहीं,
बस एक ठंडी खामोश सी शांति। उसने सीधा यूजीन की तरफ देखा, बिना किसी इमोशन के। यूजीन की आवाज फिर गूंजी, इस बार और ज्यादा जहरीली। अब आप किसी पावरफुल आदमी की बेटी नहीं रही मैडम, आप बस एक पुरानी कहानी का बचा कुचा हिस्सा हैं, जिसे अब मिटा देना चाहिए। फिर उसने हल्का सा हंसकर कहा, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, सब समझ आ जाएगा। और उस पल एनेट सिर्फ खड़ी रही, जैसे किसी ने उसकी पहचान को लफ्जों में तोड़कर उसके सामने रख दिया हो। ये सिर्फ कमांडर इन चीफ की मेहरबानी है कि आप अब तक अपना सर उठाकर चल पा रही हैं मैडम। आप उनके लिए एक दाग हैं। लोग आपकी शादी के बारे में जो कह रहे हैं, कल मैंने अपने हस्बैंड से डिवोर्स मांगा। अनेट ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन आवाज बिल्कुल सीधी। यूजन एक पल के लिए रुक गया, जैसे उसने सही सुना ही ना हो। क्या? मैंने डिवोर्स डिमांड किया, अनेट ने शांत लहजे में कहा, लेकिन हीनर ने मना कर दिया। शायद वो मुझे पास से दुखी देखना चाहता है। कल तक अनेट के लिए हीनर की इंटेंशन समझना मुश्किल था, लेकिन अब जब सब कुछ लफ्जों में सामने आ गया था तो सब थोड़ा क्लियर लगने लगा। क्योंकि हीनर मुझसे नफरत करता है, उसने धीरे से कहा, और मुझे ये बात समझने में बहुत देर हो गई। कॉरिडोर की खामोशी में उसकी आवाज गूंज उठी, मेजर मुझे पसंद नहीं करता, लोग भी नहीं करते, तो फिर वो क्यों अलग होता? यूजन उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। शायद उसने कभी सोचा ही नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। अनेट के लिए हीनर वेल्डेमार ही उसका आखिरी सहारा था। अगर वो रिश्ता भी टूट जाता तो शायद इस दुनिया में कोई जगह नहीं बची थी जहां उसे एक्सेप्ट किया जाता। ये बात सबको ऑब्वियस लगती थी, इसलिए कोई नहीं सोचता था कि अनेट खुद डिवोर्स मांगेगी। तो मैंने मांग लिया, उसने धीरे से कहा। फिर उसने सीधा यूजन की आंखों में देखा। अगर मेजर चाहें तो मेरे हस्बैंड को मना सकते हैं। आखिर आपकी और मेरी इंटेंशंस अब एक जैसे ही लगते हैं। उसकी आवाज में ना गुस्सा था ना बेचैनी, सिर्फ एक अजीब सी थकान और एक खामोश फैसला। इस बात का आप क्या करते हैं ये आप पर है, अनेट ने हल्का सा कंधा उचकाते हुए कहा। चाहे तो न्यूज़पेपर्स तक पहुंचा दीजिए या छुपा लीजिए। और फिर वो मुस्कुराई, एक खूबसूरत लेकिन बिल्कुल खाली मुस्कान, जैसे उसने सब कुछ छोड़ दिया हो। अगला दिन सुबह होते ही पूरे शहर में एक ही खबर आग की तरह फैल गई। सेनेटर गंथर ने हाइनर वाल्डेमार के लिए शादी का प्रपोजल भेजा है। एक रिपब्लिकन सेनेटर और कमांडर इन चीफ का रिश्ता। लोगों की नजरें दो हिस्सों में बटी हुई थी, कुछ इसे वेलकम कर रहे थे तो कुछ इसे एक नया खतरा समझ रहे थे। लेकिन एक बात तो क्लियर थी, ये कोई छोटी बात नहीं थी। 2 साल पहले इन दोनों ने मिलकर रेवोल्यूशन के अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स को इतनी सफाई से हैंडल किया था कि लोग अब भी उसे याद करते थे। और शायद इसी वजह से पॉजिटिव रिएक्शंस थोड़ी ज्यादा थी। लेकिन इस सब के बीच एनेट, उसकी पोजीशन जो पहले ही लगभग खत्म हो चुकी थी, अब और भी सिकुड़ गई। जो रिश्तेदार सिर्फ हाइनर तक पहुंचने के लिए उसे जोड़कर रखते थे, उन्होंने भी अब उससे मुंह मोड़ लिया, जैसे वो कभी थी ही नहीं। रूमर्स के बीच एनेट और हाइनर का डिवोर्स एक सच बन गया। और अजीब बात ये थी, लोग इसे देखकर खुश थे, जैसे सबको बस उसका गिरना ही देखना था। लेकिन उसकी एक पहचान, एक टैग, कमांडर इन चीफ की वाइफ, अभी भी उसके साथ जुड़ा हुआ था, और वही उसके दर्द को एक हद तक रोक रहा था। एनेट के लिए ये जगह एक और जहन्नुम थी, लेकिन बाहर से देखने पर लगता था जैसे वो आराम से जी रही हो, आंखें बंद करके, कान बंद करके। और सच कहीं तो थोड़ा बहुत ये बात सही भी थी। तो लोग मेरे बारे में बुरा ही कहेंगे, एनेट ने धीरे से खुद से कहा। वो अपने बेड पर लेटी हुई थी, उसकी नजर ऊपर उन ऊंचे और खूबसूरत सीलिंग मोल्डिंग्स पर टिकी हुई थी। इतना बड़ा कमरा, और उसमें अकेली पड़ी हुई वो, जैसे किसी कॉफिन में रखी हुई एक लाश। वो धीरे से पलटी और अपनी साइड पर लेट गई। जमीन पर इधर उधर बिखरे हुए थे न्यूज़पेपर्स, वही न्यूज़पेपर्स जो वो थोड़ी देर पहले पढ़ चुकी थी। उनमें से एक इवनिंग पेपर में उसकी हर एक ड्रेस, हर एक ज्वेलरी का हिसाब लिखा हुआ था। और सिर्फ लिखा ही नहीं, उनकी कीमत तक गिनकर उसे क्रिटिसाइज किया गया था, जैसे उसकी जिंदगी बस नंबर्स का एक हिसाब हो। उसके कान में फिर से यूजन की आवाज गूंज उठी, बस कुछ लाइंस न्यूज़पेपर की पढ़ लो, सब समझ आ जाएगा। एनेट ने आंखें बंद कर ली और धीरे से सोचा, न्यूज़पेपर्स, जैसे ये लफ्ज ही उसके लिए एक थकान बन चुका हो। अनेट भी अक्सर न्यूज़पेपर पढ़ती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो उसे पूरा कभी पढ़ ही नहीं पाती थी। कुछ लाइंस के बाद ही जैसे हर लफ्ज उसके दिमाग पर बोझ बनने लगता था।
उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद आई नहीं। सर में धड़कन सी हो रही थी। जो माइग्रेन शुरू में सिर्फ स्ट्रेस की वजह से होता था, अब धीरे धीरे उसकी आदत बन चुका था। अब तो अक्सर ऐसे दिन आते थे जब उसे या तो हेडेक पिल्स लेनी पड़ती थी या स्लीपिंग पिल्स, सिर्फ इसलिए ताकि वो थोड़ी देर के लिए सो सके। थंप। अचानक दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। अनेट बिल्कुल सीधी लेटी रही, जैसे उसका जिस्म ही पत्थर बन गया हो। कुछ ही पल बाद बेडरूम का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर आती हुई रोशनी दीवार पर हल्की सी लकीर बनाती हुई फैल गई। अनेट ने अपनी सांस रोक ली और बस उस रोशनी को देखते हुए चुप रही। खामोश कमरे में कदम की आवाज गूंज उठी। मैडम, हेनर की धीमी आवाज, और फिर वो बेड के पास बैठ गया। अनेट। उसने उसका नाम लिया, लेकिन अनेट ने कोई जवाब नहीं दिया। न इसलिए कि वो बात नहीं करना चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सच में ठीक नहीं थी। उसका सर दर्द से भर चुका था। उसके पीछे हेनर ने एक हल्की सी सांस छोड़ी। मैं जानता हूं तुम सो नहीं रही, बस मेरी बात सुन लो। कुछ पल की खामोशी के बाद उसकी आवाज फिर से आई। पता नहीं तुम्हें पता है या नहीं, लेकिन मुझे कांग्रेस से एक मैरिज प्रपोजल मिला था। मैं उसे क्वाइटली मना करने वाला था, क्योंकि मेरा उसे एक्सेप्ट करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये बात आर्टिकल बनकर बाहर आ गई। उसकी आवाज बिल्कुल सीधी थी, जैसे वो बस एक सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा हो। अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। कमरे में फिर एक छोटी सी खामोशी छा गई। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम इस बात से कुछ एक्सपेक्ट कर रही हो तो छोड़ दो। जैसे उसने एक लाइन में सारी उम्मीदें खत्म कर दी हों। और फिर वो कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे अगले लफ्ज कहने से पहले खुद को तैयार कर रहा हो। तुम ये जगह छोड़कर जा रही हो। हाइनर ने सीधा डिवोर्स शब्द नहीं बोला, जैसे वो एक लफ्ज कहने से भी बच रहा हो। क्या सच में अगर वो कह देता तो आसमान टूट पड़ता? सब कहते हैं। अनेट की धीमी आवाज कमरे में गूंज उठी। वो अब भी पीठ के बल लेटी हुई थी, लेकिन उसकी बातें बिल्कुल साफ थीं। लोग कहते हैं कि मुझे पूरी तरह गिर जाना चाहिए था, लेकिन मैं अब भी इतनी आराम से जी रही हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कमांडर इन चीफ की वाइफ हूं। उसने धीरे से सांस ली। उन्हें समझ नहीं आता कि तुमने अब तक मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दिया। कमरे की हवा और भी भारी हो गई। वो कहते हैं, चाहे तुमने रेवोल्यूशनरी आर्मी की कितनी भी मदद की हो, लेकिन तुम कभी मार्कीज के अंडर काम करते थे, लीजन के कमांडर थे। शायद इसलिए तुम अब तक उस आदत को छोड़ नहीं पाए। हाइनर चुप रहा। वैसे भी ये सब सिर्फ लफ्ज ही हैं, अनेट ने हल्का सा कहा। फिर एक पल के लिए रुककर उसने सीधा सच बोल दिया। लोग कहते हैं मैं तुम्हारी दाग हूं। ये कहकर अनेट धीरे से उठकर बैठ गई। उसके सुनहरे बाल उसके कंधों और पीठ पर बह गए, जैसे कोई खामोश पर्दा गिर रहा हो। वो मुड़कर हाइनर की तरफ देखने लगी। उनकी नजरें मिली और उसने देखा उसकी आंखें अंधेरे से भरी हुई। उन आंखों में खुशी का कोई निशान नहीं था। कभी अनेट उन आंखों की चमक से प्यार करती थी, उसकी मुस्कान से, उसकी नरम आवाज से। लेकिन अब सब कुछ झूठा लग रहा था। हाइनर वेल्डेमार सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक परफेक्ट स्पाई था। तुम्हें अब भी मुझसे इतनी नफरत है कि तुमने अपना नुकसान भी सह लिया? अनेट ने धीरे से पूछा। हाइनर की आवाज शांत थी। मुझे नहीं पता तुम यहाँ से जाकर कैसे जियोगी अनीट, या शायद तुमने अपनी दौलत कहीं छुपा रखी हो, मुझे बिना बताए। एक पल के लिए खामोशी। फिर अनीट हंस पड़ी, जोर से नहीं, लेकिन इतना कि उसमें हैरानी साफ सुनाई दे। ये तुम कह रहे हो? उसने धीरे से कहा। तुम जिसे दुनिया की हर बात पता होती है, जिसके हाथ से सब कुछ गुजरता है। उसकी मुस्कान धीरे से फीकी पड़ गई। मेरे पास कुछ भी नहीं है और ना ही कोई जगह जहां मैं जा सकूं। उसने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जैसे तुम ऑलरेडी जानते हो। तुम भूल गई हो कि तुम उन लोगों से कांटेक्ट में थी जो तुम्हारे फादर के इनर सर्कल का हिस्सा थे, सिर्फ मेरा पास्ट निकालने के लिए। हिनर की आवाज ठंडी थी, सीधी, जैसे वो हर बात को रिकॉर्ड की तरह याद रखता हो। अनेट ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। वो लोग मेरी मदद कैसे करेंगे जब वो खुद प्रिजन में है? उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन सच भी। बहुत पहले की बात है,
जब मैंने तुम्हारे पास्ट को खोदना शुरू किया था, तब से लेकर अब तक उनमें से हर एक या तो एग्जीक्यूट हो चुका है या आइलैंड के प्रिजन कैंप्स में भेज दिया गया है। वो एक पल के लिए रुकी, फिर धीरे से बोली, चाहूं तो मैं उनके नाम भी गिना सकती हूँ। कमरे की हवा फिर से भारी हो गई। हीनर ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे फादर के कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग थे, उसने धीरे से कहा। तुम्हें शायद खुद भी नहीं पता होगा सबके बारे में। उसकी नजर और तेज हो गई। और तुम ये भी जानती हो कि कुछ लोग भागकर बाहर सेटल हो चुके हैं और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अनेट ने सीधा उसकी आंखों में देखा। मैं बाहर नहीं जाऊंगी, उसने साफ कहा। ना ही मैं इस घर से कुछ लेकर जाऊंगी। उसकी आवाज बिल्कुल सीधी थी, जैसे उसने पहले ही सब डिसाइड कर लिया हो। बस एक चीज चाहिए, डिवोर्स। एक लफ्ज, लेकिन उसके पीछे पूरी जिंदगी खड़ी थी। कुछ पल की खामोशी के बाद हीनर ने धीरे से सांस छोड़ी। जितना तुम इसे चाहती हो, उसने ठंडी आवाज में कहा, उतना ही मैं इसे सुनना नहीं चाहता। उस पल उसके चेहरे से सारी फॉर्मेलिटीज, सारी एक्टिंग उतर गई। ना कोई धुआं, ना कोई पर्दा, सिर्फ एक ठंडी सख्त हकीकत। हीनर वेल्डेमार बिल्कुल बेपरवाह लग रहा था। एक टूटी हुई राजशाही के बीच एनेट अपनी पहचान और जिंदगी से लड़ रही है। लोग उसे सिर्फ एक ताक समझते हैं और उसकी शादी भी सिर्फ नाम की रह गई है। हैनर के साथ उसका रिश्ता प्यार नहीं बल्कि खामोश नफरत और मजबूरी बन चुका है। हर तरफ पॉलिटिक्स, धोखा और तन्हाई का जाल है जहां सच और झूठ अलग करना मुश्किल है। अब सवाल ये है, क्या एनेट कभी इस सब से आज़ाद हो पाएगी?